कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हो? चलो, हाँ जी, तो बताइए अपन कल क्लास में क्या पढ़ रहे थे लास्ट में? राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि जो राज्यपाल है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। इसके अलावा राज्य सरकार की समस्त कार्यवाहियां राज्यपाल के नाम से ही की जाती है। ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। तो सभी ऑनलाइन वालों को भी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। ठीक है। ये ऑनलाइन वाले सोचते हैं कि हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है। एक्चुअली मैं पढ़ाता वहाँ पे हूँ, स्क्रीन यहाँ लगी हुई है, तो कमेंट पे ध्यान नहीं जाता है। तो मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करता है। ठीक है। और इसके तहत 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। इसके अलावा और इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ क्या होगी? है विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। जैसे आपके आरपीएससी है, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, तो राज्य के जितने भी आयोग हैं, राज्य के जो महत्वपूर्ण आयोग है, उन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यह हमने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में पढ़ा। इसके बाद विधायी शक्तियाँ पढ़ ली थी क्या? विधायी शक्तियों के बारे में हमने कहा कि जो राज्यपाल होता है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि विधानमंडल मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के बनती है। क्योंकि कोई भी कानून तब तक, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि उसके ऊपर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर देता है। इसका मतलब जो राज्यपाल होता है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि जो राज्यपाल है वो विधानसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। ये प्रोटेम स्पीकर क्या कार्य करता है? ये प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाता है और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विघटन करता है। विधानसभा का विघटन या उसको विधानसभा को भंग कर सकता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 174 के तहत। इसके अलावा राज्यपाल विधानसभा में संदेश भेज सकता है, मैसेज भेज सकता है और अभिभाषण देता है। आर्टिकल 175 और 176 के तहत विधानसभा में विशेष अभिभाषण देता है। विशेष अभिभाषण के बारे में मैंने बताया आपको कि प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में दिया गया भाषण या फिर प्रत्येक आम चुनाव के बाद में जो पहली बैठक होती है, पहली बैठक में राज्यपाल जो भाषण देता है उसको क्या बोलते हैं? विशेष अभिभाषण बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियों के तहत जो राज्यपाल है वो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, नियुक्त नहीं करता है। क्या करता है? मनोनीत करता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, उसी प्रकार से राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और मनोनीत करने के जो सेक्टर हैं, जो क्षेत्र हैं, वो भी राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तुलना में अधिक है। राज्यपाल के पास 4 सेक्टर ही है, यानी राष्ट्रपति केवल 4 क्षेत्रों से राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है। वो कौन कौन से हैं? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। जबकि राज्यपाल के पास एक अतिरिक्त क्षेत्र और होता है। वो कौन सा होता है? सहकारिता। कौन सा होता है? सहकारिता। 5 क्षेत्र होते हैं, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता। इन 5 क्षेत्रों से राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। लिखाया था क्या मैंने आपको ये?
नहीं लिखाया था, अभी लिखा देंगे। इसके अलावा और क्या शक्तियां लिखाई मैंने आपको? हाँ, तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत कोई भी विधेयक जो विधानसभा में पास हो जाता है उसके बाद में राष्ट्रपति के पास आता है हस्ताक्षर करने, राज्यपाल के पास आता है हस्ताक्षर करने के लिए। तो राज्यपाल के पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प कि राज्यपाल उसको स्वीकृति प्रदान कर देता है, यानी उसके ऊपर साइन कर देता है, और दूसरा विकल्प होता है कि स्वीकृति देने से मना कर देता है। ठीक है, अब स्वीकृति अगर प्रदान कर देता है तब तो वो विधायक कानून बन गया, लेकिन स्वीकृति प्रदान नहीं करता है या स्वीकृति देने से मना करता है, अब वो मना कैसे कर सकता है? तो मना करने के भी इसमें तीन विकल्प है। पहला विकल्प है कि उसको पूर्ण रूप से मना कर देता है, पूर्णतया मना करता है। जैसे हम राष्ट्रपति में पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की वीटो पावर, वीटो शक्तियां, आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। तो कुछ ऐसी शक्तियां, हालांकि उतनी शक्तियां नहीं होती राज्यपाल के पास में, लेकिन कुछ ऐसी ही शक्तियां राज्यपाल के पास भी होती है कि राज्यपाल उस विधेयक को पूर्ण रूप से मना कर देता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि राज्यपाल उसी विधेयक को पूर्ण रूप से मना करता है जो कि निजी विधेयक होता है। कैसा विधेयक होता है? जो प्राइवेट बिल होते हैं, जो बिल होता है, विधेयक होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है निजी विधेयक। निजी विधेयक वह होता है जो किसी विधायक के द्वारा, एमएलए के द्वारा पेश किया जाता है या पारित किया जाता है। ठीक है, जबकि सरकारी विधेयक वह होता है जो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो निजी विधेयक जो कि किसी एमएलए ने पेश किया है, ऐसे विधेयक को मना करने का राज्यपाल के पास अधिकार होता है कि ऐसे विधेयक को वह स्वीकृति देने से, साइन करने से मना कर सकता है। लेकिन ऐसा विधेयक जो किसी मंत्री ने पेश किया है, ऐसे विधेयक को राज्यपाल मना नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल के पास शक्ति है कि कोई ऐसा विधेयक जिस पर उसको लगता है कि इस पर राष्ट्रपति का विचार करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको आरक्षित रख सकता है। ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 200 है, 201 नहीं है। हाँ, आर्टिकल 200 के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है। 201 में तो इतना लिखा हुआ है कि जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है, तो अब राष्ट्रपति इसके ऊपर विचार करेगा कि उसके ऊपर स्वीकृति प्रदान करेगा अथवा नहीं। ये 201 में लिखा हुआ है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं इसमें आर्टिकल 213, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है? अध्यादेश। जिस प्रकार से केंद्र के अंदर, सेंटर में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है, वैसे ही राज्य के अंदर 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अब यह अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है। क्या होता है? अस्थायी कानून होता है, टेम्परेरी लॉ होता है। और ये तभी जारी किया जाता है जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है। जैसे कि विधानसभा के 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3। बजट सत्र, आपके मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इन तीनों सत्रों के अलावा जब विधानसभा अपने सत्र में नहीं होती है, जब विधानसभा की बैठक नहीं हो रही होती है, ऐसे समय में यदि सरकार को आवश्यक किसी विषय के ऊपर कानून बनाने की आवश्यकता है, इमरजेंसी के अंदर तत्काल प्रभाव से किसी कानून की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है। लेकिन ये जो अध्यादेश है, यह अध्यादेश केवल 6 महीने तक ही प्रभाव में रहता है। 6 महीने के अंदर अंदर इसको विधानसभा से पारित करवाना आवश्यक है। यदि 6 महीने में इसको विधानसभा से पारित करवा दिया जाता है तब तो ये कानून बन जाएगा, अदरवाइज 6 महीने के बाद में इसका प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये तो 6 महीने की लिमिट कब है? जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है। लेकिन जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, जब विधानसभा का सत्र हो जाता है, ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम 6 सप्ताह के अंदर अंदर उस विधेयक को, उस बिल को पारित करवाना पड़ेगा, उस अध्यादेश को पारित करवाना पड़ेगा, तभी वह प्रभाव में रहेगा, अन्यथा उसका प्रभाव है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अध्यादेश के पास में वही शक्तियां होती है जो कि एक सामान्य अधिनियम के पास होती है। वो जब तक अपने अस्तित्व में रहेगा तब तक उसके अंदर उतना ही प्रभाव, उतना ही बल रहेगा जो कि एक सामान्य अधिनियम के पास होता है। लेकिन वो प्रभाव, वो बल केवल 6 सप्ताह तक ही, 6 महीने तक ही रहेगा। 6 महीने के अंदर अंदर उसको विधानसभा में पास या पारित करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि अध्यादेश की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, तो जब सत्र नहीं चल रहा हो तब 6 महीने, सत्र शुरू हो गया तब 6 सप्ताह, कुल मिलाकर के कितना हो गया? 6 सप्ताह और 6 महीने, यानी 7.5 महीने। यह अध्यादेश की क्या होती है? आयु होती है। तो यह हमने पढ़ी थी इसकी विधायी शक्तियाँ, इसकी विधायिका से संबंध
शक्तियाँ। यहीं तक पढ़ा था क्या? एक इसमें मैंने नहीं लिखाया था विधान परिषद वाला, तो या तो जब मैं विधान परिषद पढ़ाऊँ तब लिखा दूँ, या आपको तो अभी लिखा देता हूँ। इसी में लिख लो विधायी शक्तियों में। राज्यपाल विधान परिषद में, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और कौन कौन से क्षेत्रों से करता है, तो वो क्षेत्र भी हम इसमें लिखेंगे। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, इन 5 क्षेत्रों से राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ऐसा कौन से आर्टिकल में निहित है? 171(3) में। कौन से आर्टिकल में है? 171(3) में। जबकि राष्ट्रपति की जो शक्ति है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की, वो अनुच्छेद 80(3) में। किस में है? अनुच्छेद 80(3) के अंदर है, और ये 171(3) में। राष्ट्रपति के पास में 4 क्षेत्र हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, जबकि राज्यपाल सहकारिता क्षेत्र से भी सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? विधान परिषद की बात कर रहे हैं। किसकी बात है? विधान परिषद, जो कि विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ठीक है। लेकिन भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है। विधान परिषद भारत के केवल 6 स्टेट में। कितने स्टेट में है? 6। कौन कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। भारत में 28 राज्य हैं। 28 में से केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, बाकी राज्यों के अंदर विधान परिषद नहीं है। तो उन 6 राज्यों के अंदर ही मनोनीत करता है। राजस्थान में केवल विधानसभा है। हम कह सकते हैं कि जो विधानमंडल होता है वो द्विसदनीय होता है। कैसा होता है? द्विसदनीय। जैसे कि संसद में होता है, तो संसद के भी 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। वैसे ही विधानमंडल भी द्विसदनीय होता है, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन राजस्थान का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। कैसा है? एक सदनीय। यहाँ पर केवल विधानसभा ही है, तो यहाँ पर विधान परिषद के संबंध में राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। जब विधान परिषद अस्तित्व में होगी, ऐसी कंडीशन में राजस्थान में भी 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो विधान परिषद वैसे आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो इतना लोड आपको लेना भी नहीं है इसका। केवल ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल की कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है। कैसी शक्ति है? देखिए एग्जाम में हालांकि इतना टफ क्वेश्चन आपके आता नहीं है, फिर भी कभी आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, कौन सी उसकी विधायिका शक्ति है, या आपको अगर चेक करना हो, जांच करना हो, तो सामान्य सा कंसेप्ट होता है कि आर्टिकल 152 से और 167 तक यह है कार्यपालिका। मैंने लिखाया था आपको, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो 152 से 167 तक कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, और 168 से और 213 तक विधायिका का उल्लेख किया गया है, और इसके बाद में 214 से और 237 तक न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। तो जो जो बातें 152 से 167 के बीच में लिखी हुई है वे सभी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं, ठीक है। 168 से 213 के बीच में जो बातें लिखी हुई है वो राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। हालांकि कुछ उसमें वित्तीय शक्तियां भी है, लेकिन मोस्टली इसमें क्या है? विधायी शक्तियां हैं। और 214 से 237 के मध्य जो लिखी हुई है वो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां हैं। बात समझ में आ रही है? तो एग्जाम में कभी भी इस प्रकार का स्टेटमेंट आए तो आपको अगर ये याद नहीं है कि कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो आपको दिमाग लगाना है वहाँ पर कि हमने कार्यपालिका में कौन कौन से आर्टिकल पढ़े थे। अभी जब राज्यपाल कंप्लीट होगा तो वापस में इसका जितने भी आर्टिकल हैं वापस उसको आपको प्रूफ रीड करवाऊंगा, ठीक है। फटाफट हम सारे आर्टिकल एक साथ उनको लिखेंगे भी, तो वहाँ पर भी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि 152 से 167 के मध्य जो जो बातें हमने लिखी है, जैसे हमने 153 में लिखा कि राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो ये कोई शक्ति थोड़ी है। शक्ति क्या है? 154 के अंदर है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में शक्ति हो गई। इसके अलावा 155 में नियुक्ति है, तो ये शक्ति थोड़ी है। 56 में कार्यकाल, 57 में
योग्यता, 58 में शर्तें, 59 में शपथ, ये शक्तियाँ नहीं है। लेकिन 161 में राज्यपाल की समाधान शक्तियाँ हैं, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, कार्यपालिका शक्तियाँ हो जाएगी। इसके अलावा 163 में मंत्रिपरिषद है और 164 में मुख्यमंत्री है। तो 164 के तहत वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की, तो ये भी उसकी क्या हो गई, कार्यपालिका शक्ति। 165 के तहत वो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, तो ये भी उसकी क्या है। इसके अलावा 166 के तहत मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, ये भी उसकी क्या है, कार्यपालिका शक्ति। और 167 के तहत मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, ये भी क्या है, उसकी। बात समझ में आ रही है। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आर्टिकल पता है तो आप अपने आप ही इसको जो है क्वेश्चन को सही करके आओगे कि कौन सी कार्यपालिका और कौन सी। फिर 168 में आ गया विधान मंडल। तो विधानमंडल में 168 में लिखा हुआ है कि विधानमंडल के 3 अंग है, या विधानमंडल 3 अंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें विधान परिषद, विधानसभा और, तो ये भी राज्यपाल की शक्ति है कि वो विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ठीक है। इसके बाद में आपके 171 के अंदर विधान परिषद की संरचना दी गई है और विधान परिषद की संरचना के तहत यह कहा गया है कि 1/6 सदस्यों को यह मनोनीत करेगा, तो यह भी कैसी शक्ति है, विधायी शक्ति है। ठीक है। इसके बाद 174 के तहत संसद का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन। 175 के तहत मैसेज कर सकता है, अभिभाषण दे सकता है। 176 के तहत विशेष अभिभाषण दे सकता है। ठीक है। तो ये भी इसकी शक्तियाँ हो गई, खूब सारी है। आर्टिकल 200 के तहत विधेयक के ऊपर विचार करता है, अनुमति देता है या फिर उसको पुनर्विचार हेतु लौटाता है। और इसके अलावा 213 के तहत अध्यादेश जारी। बात समझ में आ रही है। ये विधायी शक्तियाँ हैं उसकी। अब विधायी शक्तियाँ हमने सारी पढ़ ली। ठीक है। सभी को लिखा नहीं जा सकता, मैंने जैसे आर्टिकल लिखाए हैं उस आर्टिकल के हिसाब से आप इनमें और भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे इसकी राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ, आर्टिकल 161 लिखा था क्या आपने इसमें, विधायी शक्तियों में? विधायी में 161 लिखा था क्या? हाँ, अलग से तो लिखा है, शक्तियों में थोड़ी लिखा है। विधायी शक्तियों में क्या हमने ये लिखा था क्या कि राज्यपाल जो है वो किसी अपराधी को क्षमा कर सकता है, उसकी समाधान शक्तियाँ? हाँ, तो वो विधायी शक्ति नहीं है, वो क्या है, न्यायिक शक्ति है उसकी। कैसी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है। तो न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति की सजा को, किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, कम कर सकता है उसकी मात्रा तथा प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, और तथा उसकी सजा पर अस्थायी रूप से, उसकी सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है, अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है। ये कौन से आर्टिकल में बताया था अभी आपको? आर्टिकल जो 161 है, आर्टिकल 161 में राज्यपाल की समाधान शक्तियां हैं। एक मिनट आप लिख रहे हो, लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। आपके आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 72 के तहत जो राष्ट्रपति है उसकी समाधान शक्तियों का उल्लेख है, राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का उल्लेख किया गया, इसको लिखना नहीं है। और इसके तहत आपको दिया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी व्यक्ति को 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। कौन कौन से? लघुकरण, परिहार, विराम, हाँ अच्छा, क्षमा सबसे पहले, और प्रविलंब, और एक होती है आपके क्षमा। तो ये 5 प्रकार की शक्तियां हैं किसकी? राष्ट्रपति की। ठीक है। लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंब, और जिसमें जो क्षमा है वो क्षमा की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के अपराध को पूर्णतया क्षमा कर सकता है, पूर्णतया क्षमा कर सकता है। और राष्ट्रपति के क्षमा करने के बाद जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, वो अपराध से पूर्व की स्थिति में
आ जाता है, जैसे कि उसने कभी अपराध किया ही नहीं हो। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड हो गया है या फिर फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी है, क्योंकि सजा सुनाने का जो काम होता है वो होता है न्यायपालिका का। किसका काम है? न्यायपालिका का। और भारत में जो न्यायपालिका है वो आपके अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक आपने न्यायालय, जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जिला न्यायालय ने किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया है, हाई कोर्ट ने भी उसको अपराधी घोषित कर दिया है, और अंतिम अपील के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपराधी घोषित किया है और मृत्युदंड की सजा सुनाई है। भारत में अपील का अंतिम न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई भी नहीं है। उसका जो फैसला होता है वो अंतिम होता है और सर्वमान्य होता है। लेकिन मृत्युदंड के मामलों में वह व्यक्ति जिसको फांसी या मृत्युदंड हुआ है वह व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार, कितनी बार? एक बार राष्ट्रपति से क्षमा की अपील या सॉरी की अपील कर सकता है। कितनी बार कर सकता है? एक बार। यदि राष्ट्रपति उसको क्षमा कर देता है तो वह व्यक्ति अपराध से पूर्व की स्थिति में, कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा एक ही बार कर सकता है। एक बार राष्ट्रपति को मैसेज या अपील कर सकता है कि हमें क्षमा कर दिया जाए। राष्ट्रपति क्षमा कर देता है तो वह अपराध से पूर्व की स्थिति में आ जाता है। ये तो होता है क्षमा। क्षमा का मतलब पूर्णतया क्षमा। और यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास है। राज्यपाल बाकी सभी मामलों में जो है क्षमा कर सकता है, अपराध आपकी जो सजा है उसको कम कर सकता है, उसकी प्रकृति में, मात्रा में परिवर्तन कर सकता है, या सजा के ऊपर अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है। लेकिन मृत्युदंड के मामलों में राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। तो ये क्षमा। इसके अलावा लघुकरण का मतलब क्या होता है? लघुकरण का मतलब कम करना नहीं होता है। लघुकरण का मतलब होता है उसकी प्रकृति में परिवर्तन करना, सजा की प्रकृति में परिवर्तन करना। जैसे मान लीजिए कि किसी अपराधी को जो है 14 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है, और राष्ट्रपति उसके अपराध की प्रकृति को, सजा की प्रकृति को चेंज करके 14 वर्ष का साधारण कारावास कर सकता है। एक होता है कठोर कारावास, एक होता है साधारण कारावास। तो उसकी सजा की प्रकृति को ही चेंज कर दिया। अब कठोर कारावास के स्थान पर उसको क्या मिलेगा? यह होता है लघुकरण। लघु का मतलब कम करना नहीं है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। परिहार में क्या होता है? परिहार में उसकी सजा की मात्रा को कम किया जाता है। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को 14 वर्ष की सजा है तो उसको कम करके 7 वर्ष किया जा सकता है। और विराम का मतलब होता है प्रकृति और मात्रा दोनों में एक साथ परिवर्तन करना। 14 वर्ष के कठोर कारावास को बदल करके उसकी सजा को कम कर दिया 7 वर्ष, और प्रकृति भी चेंज कर दी, कठोर कारावास से साधारण कारावास दोनों किया जा सकता है। लेकिन विराम की शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति तभी करता है जब अपराधी कौन होती है? महिला होती है, और ऐसी महिला जो कि गर्भवती होती है। ऐसी कंडीशन में ही उसकी प्रकृति और मात्रा दोनों में चेंज किया जाता है। और चौथा होता है प्रविलंब या निलंबन, यानी सजा के ऊपर अस्थायी रूप से रोक लगाना कुछ समय के लिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2 दिन बाद में फांसी होने वाली है तो राष्ट्रपति उसकी सजा पर अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए रोक लगा सकता है कि इसको फांसी 2 दिन बाद न देकर के 15 दिन बाद दी जाए। तो अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है। ये जो 4 शक्तियां हैं, ये चारों शक्तियां राज्यपाल के पास भी, लेकिन मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास है। बाकी 4 शक्तियां हैं। ये बात याद रहेगी। और कौन से आर्टिकल में है? 72। तो राज्यपाल है। देखिए, यदि आपको राष्ट्रपति के आर्टिकल याद है तो राज्यपाल के आर्टिकल याद करना बेहद आसान है। कुछ नहीं करना होता है। राष्ट्रपति के आर्टिकल के अंदर 89 जोड़ना होता है। 72 है इसकी समाधान शक्तियां, इसमें 81 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 161 आ जाएगा। इसी प्रकार से बाकी भी ऐसे ही है। अगर राष्ट्रपति के आर्टिकल आपको याद है तो उसमें 89 जोड़ दीजिए, अपने आप ही स्वतः ही क्या आ जाएगा? राज्यपाल आ जाएगा। जैसे मैं सिंपल सा आपको कहूँ कि आर्टिकल 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है, उसका विघटन करता है। ठीक है, इसमें 89 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 100। तो 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है, उसका विघटन करता है। बात समझ में आ रही है? आपके आर्टिकल है 111। कौन सा आर्टिकल है? और 111 के तहत जो राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां हैं विधेयक पर अनुमति देने की, कि कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो उसके पास 2 विकल्प है, या तो उसको स्वीकृति प्रदान करेगा या फिर उसको स्वीकृति प्रदान करने से मना करेगा। ये कौन से आर्टिकल में? 111 में। 89 जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि विधेयक पर अनुमति प्रदान करे अथवा, ठीक है,
तो कहने का मतलब है यदि आपको राष्ट्रपति याद है तो राज्यपाल आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। उसमें 89 जोड़ना होता है केवल। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो राज्यपाल है वो मृत्युदंड के मामलों में क्षमा नहीं कर सकता। लिखेंगे राज्यपाल मृत्युदंड के मामलों में पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड के मामलों में पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता है। एक ये पता नहीं नंदू कुमावत कौन है और ये पूछ रहा है कि ये क्लास किसके लिए है। आपने कोर्स किसका ले रखा है, उसी की क्लास है ये। प्लीज़ हेल्प मी, इसकी हेल्प करो भाई। चलिए लिख लिया। तो ये हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल की जो जुडिशरी पावर्स है, जुडिशरी पावर के बारे में पहला पावर इसका है इसकी समाधान की शक्तियाँ, यानी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, उसकी मात्रा प्रकृति में बदलाव कर सकता है, साथ ही उसकी सजा के ऊपर अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है। लेकिन मृत्युदंड के मामलों में उसमें क्षमा कौन कर सकता है, केवल भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो 3 पावर हमने इसकी पढ़ी। पहले हमने पढ़ी इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स। उसके बाद में हमने पढ़ी उसकी विधायी शक्तियाँ, उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स, और थर्ड आपके है इसकी न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स। न्यायिक शक्तियों में और क्या पढ़ सकते हैं हम कि ये जो राज्यपाल होता है वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 233 के तहत जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ये आपने अगर जब लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूँ इसमें। लिख लिया। चलिए आगे हम लिखते हैं इसमें, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत है, आर्टिकल 233 के तहत। अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो यह है राज्यपाल की जुडिशरी पावर्स। ठीक है, इसमें 2 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं इसकी, एक तो समाधान शक्तियां और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करने की शक्ति। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। हाँ, राज्यपाल की। अरे मेरे दिन भर राष्ट्रपति चलता रहता है, दिमाग में राष्ट्रपति चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा भावनाओं को समझा जाए। वित्तीय शक्तियाँ। अरे वैसे मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, नहीं लग रहा क्या आपको? हाँ, क्या हो गया? लेकिन मैंने कहा कि बच्चे वेट कर रहे हैं, जाना चाहिए। हैं? हैं? अरे इधर देखो, आपको तो कोई टॉपिक देते शुरू हो जाते हो। वित्तीय शक्तियाँ,
फाइनेंशियल पावर। अब फाइनेंशियल पावर क्या होती है बताओ जगह। राज्यपाल के पास में फाइनेंशियल पावर कौन कौन सी होती है? एसएसटी वाले बताओ लेके हैं। हाँ, सबसे पहले बताया था मैंने अभी, आर्टिकल 202 के तहत जो राज्यपाल है वो बजट प्रस्तुति करता है। बजट को क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। तो राज्यपाल विधानसभा में बजट प्रस्तुत करता है। क्या करता है? हालांकि बजट प्रस्तुत करता कौन है? वित्त मंत्री करता है, लेकिन ये कार्यवाही किसके नाम से की जाएगी? राज्यपाल के नाम से की जाएगी। लेकिन संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में बजट के स्थान पर क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो हर साल जो सरकार है वो अपना बजट प्रस्तुत करती है कि उसको कितनी तो इनकम हुई है और उसने कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च किया है। बजट का मतलब ये तो होता है, जो इनकम होती है टोटल इनकम के द्वारा बाद में उसको कहाँ पर खर्च किया जा रहा है, इसका जो लेखा जोखा होता है उसको क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। तो सरकार भी अपना बजट प्रस्तुत करती है। तो राज्यपाल विधानसभा में बजट प्रस्तुत करता है। इसके अलावा और इसके पास में कौन सी वित्तीय शक्तियां होती है? तो राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि पर, कौन सी निधि? आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखता है, ठीक है। देखो, एक तो होती है लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि जिसको बोलते हैं अपने पब्लिक अकाउंट जो निधि होती है वो तो होती है लोक लेखा निधि। और लोक लेखा निधि में क्या होता है कि सरकार की जितनी भी इनकम होती है वो इनकम किस में आएगी? लोक लेखा निधि पर। और लोक लेखा निधि से ही सरकार जितने भी लोक कल्याण के कार्य होते हैं उसके ऊपर खर्च करती है। एक होती है संचित निधि। संचित निधि में वे सारे खर्चे आते हैं, वो सारी इनकम आती है जो कि टैक्स के माध्यम से सरकार को प्राप्त होती है। राज्य की संचित निधि, तो राज्य की संचित निधि जो होती है उसमें टैक्स से जितनी भी इनकम होती है वो सारी उसमें कलेक्ट होती है और बाद में जितने भी सरकारी कर्मचारी है या पदाधिकारी है उनको वेतन संचित निधि से दिया जाता है। जैसे कि राज्यपाल का जो वेतन होता है कितना होता है? 3.5 लाख रुपए। कितना होता है? ये राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। इसके अलावा कल को आप टीचर बन जाओगे, शिक्षक बनोगे, तो शिक्षक बनने के बाद आपकी जो सैलरी आएगी वो सैलरी भी कहाँ से आएगी? संचित निधि से आएगी, ठीक है। एक तीसरी होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का मतलब होता है कि इसमें फिक्स कर दिया कि 500 करोड़ रुपए होंगे। कितने होंगे? और ये 500 करोड़ रुपए हमेशा सरकार के पास में, राज्यपाल के पास में रिजर्व रहेंगे ताकि कोई ऐसी आपदा आ जाए राज्य के ऊपर, कोई ऐसा संकट आ जाए, उस संकट की घड़ी के अंदर इसमें से पैसे निकाल करके और लोक कल्याण के अंदर खर्च किया जाए। क्योंकि राजस्थान में वैसे ही बहुत ज़्यादा अकाल पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? अकाल पड़ते हैं। तो अकाल की स्थिति के अंदर जो है सरकार के पास में कम से कम एक खजाना होना चाहिए जहाँ से वो संकट की स्थिति में खर्च कर सके। वरना सरकार क्या देती है? खजाना खाली हो गया है नहीं कहती क्या? जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उसका पहला स्टेटमेंट यही होता है कि पुरानी सरकार ने खजाना खाली कर दिया है। अभी भजन लाल शर्मा का स्टेटमेंट था कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने पूरा खजाना ही खाली कर दिया, अब हमारे पास पैसे ही नहीं बचे, क्या करें, ठीक है। तो वापस अशोक जी का बयान था कि सरकार की आदत है कि हर बार होती रहती है, सरकार के पास कभी पैसे की कमी नहीं होती है। और सरकार के पास अगर मान लीजिए पैसे नहीं भी है तो सरकार उधार ले सकती है, ठीक है। और जिस राज्य के पास जितना अधिक कर्जा होता है, जिसके ऊपर जितना अधिक कर्जा होता है, वह राज्य उतनी ही ज़्यादा प्रगति करता है। क्योंकि कर्जा कब होगा? कर्जा तब होता है जब वो लोक कल्याण के ऊपर खर्च करता है। यदि खर्च ही नहीं करेगा तो फिर उसके ऊपर कर्जा कैसे होगा? आप विश्व में देखो, विश्व का सबसे अधिक विकसित देश कौन सा है? अमेरिका है, ठीक है। डेवलपमेंट के मामले में सबसे आगे कौन है? अमेरिका के ऊपर विश्व का सबसे अधिक कर्जा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कर्जा किसका है? अमेरिका का है। वैसे ही वे स्टेट या वे कंट्रीज़ जिनके ऊपर कर्जा होता है, हालांकि कर्जा इतना भी नहीं होना चाहिए कि बाद में चुकाया नहीं जा सके, लेकिन फिर भी
आप एक चीज़ सोच के देखिए कि कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति किसको कर्जा देगा? जिसकी वापस कर्जा लौटाने की क्षमता होती है। तो यदि आपके ऊपर कर्जा है, इसका मतलब यह है कि आपके लौटाने की क्षमता है, और यदि आपके ऊपर कर्जा नहीं है, इसका मतलब है कि आपको कोई कर्जा दे नहीं रहा है। समझ रहे हो? अगले व्यक्ति को पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि किसी भी परिस्थिति में वापस, हाँ, तो लोग पैसे उसी को देते हैं जिसकी लौटाने की वापस हैसियत होती है। ठीक है, बैंक भी लोन उन्हीं को देती है जो कि वापस चुका सकते हैं। कभी भी किसी गरीब आदमी को बैंक लोन नहीं देती है, और यदि लोन देगी बैंक तो भी उससे पहले ज़मीन के कागज़ रखवाएगी या उससे गोल्ड रखवाएगी। ठीक है, बैंक हमेशा सुरक्षा को लेकर के सतर्क रहती है, क्योंकि बैंक को पता है कि आज ये लोन ले लेंगे, वापस चुका नहीं पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में यदि किसी व्यक्ति की हैसियत 5 लाख रुपए की है तो बैंक उसको 2 लाख रुपये लोन देती है, पहले उसकी ज़मीन की कीमत निकाली जाती है। तो कभी भी गरीब व्यक्ति को लोन नहीं मिलता है, लोन उसी को मिलता है जो कि वापस चुकाने की हैसियत रखता है, क्षमता रखता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आकस्मिक निधि होती है, ये आकस्मिक निधि के ऊपर किसका नियंत्रण होता है? राज्यपाल का होता है। किसका होता है? और इसी कैसी जो आकस्मिक निधि है वो केंद्र में भी होती है, उस आकस्मिक निधि के ऊपर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। ये कौन से आर्टिकल में है? देखो, ये तो 202 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण तो ना, आर्टिकल 200, और यह है 267(2). आर्टिकल 267 एक के अंदर तो है केंद्र के लिए, और 267(2) के अंदर है राज्यों के लिए। ध्यान रखा जाए इसको। 267(2), आर्टिकल 267(2) में राज्य की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है, जिसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है? राज्यपाल का कंट्रोल होता है, इसका नियंत्रण होता है या इसके अधीन होती है। इसके अलावा हाँ फिक्स है, हाँ फिक्स है जी, फिक्स ही है। सबका 500 करोड़ ही होता है। 500 करोड़ ज़्यादा थोड़ी होते हैं, तो कोई ज़्यादा होते हैं क्या? आप हल्का ज़्यादा होते हैं। एक राज्य के लिए, स्टेट के लिए ज़्यादा नहीं होते हैं, ये अपने लिए ज़्यादा है। अपने को लगता है कि 500 करोड़ पता नहीं कितने ही होते होंगे, 500 करोड़ से कुछ नहीं होता है। आगे लिखो, अगली शक्ति लिखो इसकी। प्रत्येक 5 वर्ष बाद, प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। कौन से आयोग की? वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। राज्य में वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राज्य में वित्त आयोग की यानी राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। हर साल, हर 5 साल बाद में राज्यपाल वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 243(I). ठीक है, आई लिख सकते हो या इसको झ लिख सकते हो। हिंदी में झ लिख सकते हो, इंग्लिश में इसको आई लिखेंगे। 243 के अंदर खूब सारे आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 243 है, उसमें खूब सारे आर्टिकल है। उसमें 243(I) के तहत राज्यपाल हर 5 साल बाद में राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अभी वित्त आयोग क्या काम करता है? राज्य वित्त आयोग है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है कि जो स्थानीय निकाय है, ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकाय, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तो क्या है? यह है ग्रामीण स्थानीय निकाय। जबकि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम ये होते हैं शहरी स्थानीय निकाय। इन निकायों के लिए पैसे की व्यवस्था करना, इनके लिए वित्तीय संसाधन जुटाना और इनके संबंध में राज्यपाल को वित्तीय सलाह देना, यह कार्य किसका होता है? राज्य वित्त आयोग का होता है। तो हर 5 साल बाद में, कल अगर आपने एग्जाम दिया था जूनियर अकाउंटेंट का, किस किसने दिया है? दिया था आपने? एक नहीं दिया है। कल एग्जाम था जूनियर अकाउंटेंट का। अब आप लोगों को पता ही नहीं है कि कल एग्जाम था क्या। ठीक है, और पूरी क्लास में से एक ने ही जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दिया है। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति ने सीईटी क्लियर किया है, बाकी की सीईटी क्लियर ही नहीं हुई, या फिर उन्होंने सीईटी का एग्जाम ही नहीं दिया होगा। है? अच्छा, ग्रेजुएशन ही नहीं हुई आप लोगों की, और आप तैयारी कर रहे हो 3rd ग्रेड की। आपके बीएड भी नहीं हुई अभी? सारे बीएसटीसी वाले थोड़ी है, साइंस के भी तो है इसमें, एसएसटी के भी तो है। अच्छा, तो अगर आपको याद होगा
अगर याद नहीं भी होगा तो पेपर अगर आपने नहीं भी दिया है, पेपर देखा तो होगा, पेपर देखना चाहिए। कभी भी जो पेपर होता है कभी लेटेस्ट, उसको बाद में होने के बाद में उसको पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और अभी जो ट्रेंड है क्वेश्चंस का वो कैसे चल रहा है। तो कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, पूछा था क्या? हाँ, कौन सा चल रहा है बताओ लेके। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, 4, 5, 6 और 7। हाँ तो 7 है ना, 7वां होगा। कौन सा होगा? तो आपको जो एग्जामिनर है वो ऐसे ही ट्रैप करता है। एग्जामिनर को पता है कि 7 का जो आंकड़ा है ये बच्चों को पसंद आता है, ठीक है, क्योंकि 7 क्या होते हैं? 7 फेरे होते हैं। क्या होते हैं? 7 फेरे होते हैं। तो बच्चों को लगता है कि ये भी क्या होगा उत्तर, इसका भी उत्तर 7 होगा, लेकिन क्या होगा? आंसर 6 होगा। क्या होगा? अभी राजस्थान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है। हाँ, प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता के अंदर 6ठे वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया इसकी फाइनेंशियल पावर, इसकी वित्तीय शक्तियाँ। समझ में आ गई क्या? है 267। और इसी आर्टिकल में अब आगे लिखो कौन सी पावर रह गई अब? कार्यपालिका, विधायी हो गई, न्यायिक शक्तियां हो गई और वित्तीय शक्तियां हो गई। इसके बाद लिखेंगे राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां अभी लिखे नहीं क्या? अरे लो, मेरे क्या इधर बैठ जाता हूँ, मेरे थोड़ी लिखो आराम से, ऐसे नाराज मत हुआ करो। क्या हो गया? चालू करनी है? अरे मेरे को जुकाम लगी हुई है। है? क्या है रे भाई? क्या अब कोई बोल रहा है बंद करो चालू करो? पंखा चालू है ना ऊपर, तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ऐसे नाराज मत हुआ कर, ऐसे नाराज नहीं होते। ये ले, अब ठीक है। अब मुझे किसी ने बोल दिया चालू करो तो देख लेना। कौन सा? तो मैं यही काम करता रहूं क्या आप लोगों के लिए? अब शांत हो जाओ। लिख लिया होगा अब तो, चलो। अब देखो इधर, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां। स्वविवेकीय शक्तियां क्या होती है? देखिए, हमने पढ़ा था कि राज्यपाल है वो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो मुख्यमंत्री नियुक्त कब करेगा? जब विधानसभा के अंदर किसी भी दल को स्पष्ट रूप से बहुमत मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बनती है, ऐसी कंडीशन बनती है जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में राज्यपाल की शक्तियां बढ़ जाती है। अगर स्पष्ट बहुमत होगा तो उसी दल के नेता को राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करना ही पड़ेगा, राज्यपाल के पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ये राज्यपाल के पास पावर होती है और राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता।
दूसरी बात, राज्यपाल स्वयं डिसाइड करता है कि उसकी स्वविवेकी शक्तियाँ कौन सी हैं। राज्यपाल के पास ये भी पावर है कि वो खुद डिसाइड करता है कि उसकी स्वविवेकी शक्तियाँ कौन सी है। तो बात समझ में आ रही है आपके? जब किसी भी दल को स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में राज्यपाल किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। हालांकि बाद में उसको बहुमत तो साबित करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्तियों का इसमें प्रयोग कर सकता है। तो हम लिखेंगे कि जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो वास्तव में तो राज्यपाल के पास पावर तब आती है जब राज्यों के अंदर गठबंधन सरकार होती है। किसी भी दल को स्पेशल जो है वह मेजोरिटी नहीं होती, स्पष्ट मेजोरिटी नहीं होती है, पूर्ण बहुमत नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में राज्यपाल की शक्ति अपने आप ही बढ़ जाती है, क्योंकि अगर स्पष्ट बहुमत होगा तो जिस दल को बहुमत मिला है उसी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी दल को बहुमत नहीं है, अब राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय करेगा कि किस दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री नियुक्त करने से कुछ नहीं होता है, उस व्यक्ति को बाद में बहुमत भी साबित करना पड़ता है कि विधानसभा के अंदर उसके पास में बहुमत है या आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन उसको प्राप्त है, तभी वो मुख्यमंत्री पद पर बना रहेगा, अदरवाइज उसको वापस इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके अलावा राज्यपाल के पास और कौन सी स्वविवेकी शक्तियाँ हैं जो वह अपने विवेक से डिसीजन करता है। तो कभी भी राज्यपाल को लगता है कि राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था है, जो राज्य के अंदर राजनीतिक तंत्र है वो विफल हो गया है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, ऐसी कंडीशन में राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। आर्टिकल 356 के तहत, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। तो ये भी इसकी स्वविवेकी शक्ति है। तो हम लिखेंगे जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। ये कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 356 के तहत, आर्टिकल 356। तो जो आपातकाल शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की होती है वैसे, 352, 356 और 352 में तो होता है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कि जब भी जो है देश के अंदर युद्ध की स्थिति बनती है या कोई बाहरी आक्रमण होता है या फिर होता है सशस्त्र विद्रोह, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति पूरे देश के अंदर या देश के किसी हिस्से में, किसी भाग में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, और ऐसा वह मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। तो हो गया 352, वो तो होगी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है, लेकिन इसकी सिफारिश कौन करेगा? इसकी सिफारिश जो है वो राज्यपाल करता है। और किस कंडीशन में करता है?
तो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। कारण पूछ सकते हैं आपको कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, उसका कारण क्या है? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। राज्य के अंदर स्थितियाँ ऐसी हो गई है कि जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो राज्य की शासन व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश से या आर्टिकल 350, जबकि एक और आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360 के तहत, जब ये देश के अंदर देश के आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, ठीक है, देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो ख़त्म हो जाता है, देश के पास खर्च करने की जो शक्ति है, क्योंकि उसको विदेशों से कई चीज़ें आयात करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल जो है भारत को विदेशों से आयात करना ही पड़ता है, लेकिन जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आयात कहाँ से करेगा? तो ऐसी कंडीशन में जब देश के आर्थिक हालात खराब होते हैं तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा भी, हालांकि भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, एक बार कंडीशन बनी थी 1993 के अंदर, 92-93 में देश की स्थिति इस प्रकार की थी कि देश में आर्थिक हालात बहुत अधिक खराब हो गए थे, लेकिन हम उससे भी उबर गए बाद में, वहाँ पर हमें वित्तीय आपात की उद्घोषणा नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जैसे ही वित्तीय आपात लगता है राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी पदाधिकारी के वेतन भत्तों में कटौती, ठीक है, जिन जिनको सैलरी मिल रही है उनकी सैलरी में कमी की जा सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसा अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें अनुच्छेद 352 के तहत, तो भारत में अब तक 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। 3 बार कब कब लगी है? तो पहली बार 1962 में जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था तब लगी थी। दूसरा कब लगा था? 1971 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई थी। और इसके अलावा 1975, ठीक है, 1975 के अंदर तीसरा आपातकाल लगा था। और ये जो आपातकाल है ये इंदिरा गांधी ने अपनी मनमानी से, ठीक है, और उसका कारण क्या दिया था? उसका कारण दिया था कि देश में अशांति है। क्या है? 62 के अंदर तो युद्ध हो रहा है, तो सीधा सीधा उसका रीजन है कि भारत चाइना युद्ध हो रहा है, तो युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। 71 के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पर भी लगाया जा सकता है। लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई तो लोगों ने पूछा कि इमरजेंसी आपने किस बेस पे लगाई? संविधान में जो उल्लेख है, संविधान में उल्लेख है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, 3 शब्द लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखे हुए हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आंतरिक अशांति, कि देश के अंदर क्या है? अशांति है, देश में शांति नहीं है। लोगों ने पूछा कि शांति कहाँ नहीं है? तो इंदिरा गांधी ने कहा कि देश में जो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे लेखक है, शिक्षक है, पत्रकार है, वकील है, डॉक्टर हैं, ठीक है, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों के दिमाग में क्या हो गई है? अशांति हो गई है, उनके मन में शांति नहीं है, तो उनके मन में शांति करनी पड़ेगी। और शांति करने के लिए उसने आपातकाल लगाया। ये पता होना चाहिए आपको, जितने बुद्धिजीवी वर्ग थे उन सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला था, ठीक है। क्यों डाला था? क्योंकि बुद्धिजीवी लोगों ने, पत्रकारों ने, लेखकों ने और वकील, डॉक्टर, जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने इंदिरा गांधी की बुराई करना, उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इंदिरा गांधी की नीतियों की आलोचना हो रही थी, और इंदिरा गांधी इतनी खतरनाक लेडी थी कि उसको अपनी आलोचना पसंद नहीं थी। एक समय भारत ऐसा था कि जब इंडिया इज भारत और भारत इज इंदिरा इज भारत और भारत इज इंडिया हो गया था, इंदिरा हो गया था, यानी इंदिरा ही भारत है और भारत ही क्या है? इंदिरा है। ऐसी स्थिति भारत के अंदर आ गई थी कि आप इंदिरा गांधी की आलोचना नहीं कर सकते। तो 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो एक कवि हुए हैं नागार्जुन। कौन हुए हैं? नागार्जुन ने इंदिरा गांधी के सामने कविता पढ़ी थी कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, अजब तो यह है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं, तू मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। यानी तुझे भ्रम हो गया है कि तू मशीन है, ठीक है, पूरी की पूरी मशीन तू ही है और ये पृथ्वी तेरे साथ जाएगी। ऐसा नहीं है, तू मशीन का केवल छोटा सा पुर्जा है, और तुझे अजब तो यह है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं, तेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं। तो इंदिरा गांधी इतनी भयंकर लेडी हुई, 1975 के अंदर उसने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था। हालांकि जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने 44वें संविधान संशोधन के बाद में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और उसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। कि इस प्रकार से आप आंतरिक अशांति के आधार पर आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते। तो कोई आपके घर में अगर बुजुर्ग है तो उनको पूछना, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हुए उन सबको जेलों में पटका था इंदिरा गांधी ने,
बहुत भयंकर हालत कर दी थी। इसके बाद जो आर्टिकल 356 है, तो 356 से राज्यों के अंदर जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ऐसी कंडीशन में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन की जो है उद्घोषणा करता है, और जैसे ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है वैसे ही वहाँ की मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और सभी शक्तियाँ किसके पास चली जाएगी? राष्ट्रपति के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चली जाएगी। और उसके बाद में राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य के अंदर शासन करता है। यानी अब सर्वे सर्वा कौन हो गया? राज्यपाल हो गया। अब राज्यपाल उस राज्य के अंदर क्या करेगा? शासन करेगा। किसके प्रतिनिधि के रूप में? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। बात समझ में आ रही है? तो क्या राजस्थान में ऐसा हुआ है क्या? तो राजस्थान में अब तक 4 बार, कितनी बार? कल के पेपर में ये सवाल भी था, ठीक है। राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग है, उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह आपको ध्यान होना चाहिए। यहां तक लिख लिया होगा या नहीं लिखा है? हाँ। ये किसी के ये है कि साथ में समझा रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना? लिख लिया होगा, 2-4 लाइन तो लिखनी है। अब इतनी बड़ी क्लास में क्या होता है, भांति भांति के लोग हैं, किस किस को सेटिस्फाई किया जाए। कोई तो कह रहा है ऐसे चालू करो, कोई कह रहा है बंद करो, कोई बोल रहा है पंखे चलाओ, ठीक है। तो अलग अलग डिमांड होती है, सबकी डिमांड मैं अकेला पूरी नहीं कर सकता, बाकी सब चले गए बाहर, कोई नहीं है, अकेला ही हूँ मैं, ठीक है। तो इतने लोगों के बीच में इधर लिखो अब कि राजस्थान में अब तक और कई तो ऐसे गुस्से से और देखते हैं तो मेरे को डर लगता है, वैसे ऐसे मत देखा करो मेरे को। अब तक 4 बार, कितनी बार है? 4 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा चुका है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा चुका है, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, किया जा चुका है। कितनी बार है? 4 बार, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 356 का मतलब है राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो राजस्थान में अब तक 4 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। अब ये कब कब प्रयोग किया गया है? अच्छा, कारण मैंने लिखा दिया आपको इसमें, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, ये इसका कारण है। अब कब कब लगा है इसका आपको ध्यान रखना है। तो एक सारणी बनाऊं मैं आपको, यहाँ पर एक सारणी बनाता हूँ, और सारणी में हम एक तरफ तो लिखेंगे समयावधि, कब से कब तक लगा था। दूसरा लिखेंगे इसमें उस समय राज्यपाल कौन था, और तीसरा लगेंगे उस समय मुख्यमंत्री कौन था, सीएम कौन था, ठीक है। तो पहला कब लगा था? 13, अरे डेट भी लिखनी है, ठीक है, क्योंकि कल वाले पेपर में डेट दी हुई थी। तो वैसे तो 4 आपको ऐसे ही याद रखना है, 67, 77, 80 और 92 कब कब लगे हैं। हाँ, तो कोष्टक में डेट लिख लेना, ऐसे लिखो इसको ताकि आपको याद रहे। 1967, 1977, 1980 और 1992। 67 में डेट क्या है? तो 13 अप्रैल से और कब तक लगाइए? 13 मार्च से 26 अप्रैल, 13 मार्च से 26 अप्रैल 1900, किसकी बात हो रही है? 1967 की बात हो रही है। तो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक पहला राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगाया गया था। दूसरा लगा था 30 अप्रैल 1977 से और 21 जून 1977। तीसरा लगा था 16 फरवरी, जो आने वाली है 2 दिन बाद में, 16 फरवरी, और 16 फरवरी से लगा करके, और ये था आपके 5 जून तक। कितनी जून तक है? 5 जून 1980। और चौथा लगा था आपके 15 दिसंबर 1992 से
और 4 दिसंबर ये थोड़ा ध्यान रखना है, 4 दिसंबर 1993 तक था। कब तक था? 4 दिसंबर 1993। ठीक है, तो ये आपके 4 बार राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पहला है 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। दूसरा है 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। तीसरा 16 फरवरी 1980 से और 5 जून 1980, 92 नहीं है। और चौथा है आपके 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1900, इसमें आपको 1993 भी लिखना है। ये सबसे लंबा था। तो यदि हम समयावधि की बात करें तो समयावधि जो है वो पहले से चौथे तक क्रमशः बढ़ रही है। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन कौन सा रहा था? पहला। ठीक है, उससे अधिक समय तक दूसरा, फिर तीसरा, और सर्वाधिक समय तक कौन सा रहा? चौथा। तो जैसे जैसे राष्ट्रपति शासन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी समयावधि भी बढ़ रही है, ध्यान रखना है। ये सबसे कम, फिर अधिक और फिर सर्वाधिक। ठीक है, तो यदि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित भी करना हो तो 1 से 4 तक ये क्रमशः होगा। सबसे कम समय तक ये रहा था प्रथम राष्ट्रपति शासन, उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा और फिर सर्वाधिक समय तक कौन सा रहा? चौथा राष्ट्रपति शासन रहा था। हैं? 4 दिसंबर जनवरी नहीं है, 15 दिसंबर 1992 से और 4 दिसंबर 1900, हाँ, लगभग 1 साल तक रहा था। राज्यपाल कौन कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। जब राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा था तब आपके राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। और थोड़ी देर बाद में इनको हटा दिया, इनके स्थान पर किसको बनाया? सरदार हुकुम सिंह। क्या नाम था? सरदार हुकुम सिंह। तो पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान 2 राज्यपाल रहे। कितने रहे? 2। कौन कौन से? डॉक्टर संपूर्णानंद रहे पहले, और बाद में कौन बन गए? सरदार हुकुम सिंह। दूसरे के अंदर, दूसरा जब लगाया जा रहा था तब इसके राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, और बाद में इनको हटा करके इनके स्थान पर बनाया गया था रघुकुल तिलक को। रघुकुल तिलक। तीसरे के अंदर एक ही राज्यपाल है, रघुकुल तिलक। और चौथे में एम चन्ना रेड्डी, और बाद में कौन बन गए थे? बलीराम भगत। कौन बने थे? बलीराम भगत। तो ये राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उनके नाम भी ध्यान रखने। एग्जाम में कई बार सवाल सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्यपाल का संबंध भारत में, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन से नहीं रहा है? सवाल समझ में आया? आज तक ऐसा सवाल बना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा सवाल बन सकता है। आपको 4 राज्यपाल दे देंगे और कहेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्यपाल का संबंध राष्ट्रपति शासन से नहीं है। तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितने हो गए? 6 राज्यपाल है। पहले में डॉक्टर संपूर्णानंद और हुकुम सिंह, दूसरे में वेदपाल त्यागी रघुकुल तिलक, तीसरे में रघुकुल तिलक, चौथे में डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी और बलीराम भगत। ये आपके राज्यपाल रहे हैं राष्ट्रपति शासन के दौरान। मुख्यमंत्री कौन कौन रहे? तो मुख्यमंत्री पहले में कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री। दूसरे में हरिदेव जोशी, कौन है? तीसरे में भैरव सिंह शेखावत, और चौथे में कौन थे? चौथे में भी भैरव सिंह शेखावत ही थे। तो एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं। एग्जाम में क्या सवाल पूछेंगे? एग्जाम में सवाल पूछेंगे कि राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री रहा। तो भैरव सिंह शेखावत जो है सबसे अधिक बार, 2 बार, जब 2 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। बाकी 1 बार मोहनलाल सुखाड़िया थे और 1 बार थे हरिदेव जोशी। अधिकतर सवाल ये पूछा गया है कि प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया। और अंतिम के समय कौन थे? भैरव सिंह
शेखावत। पहले में राज्यपाल कौन थे? तो अधिकांश तो ऑप्शन डॉक्टर संपूर्णानंद ही आता है, एक ही आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दूसरा भी कौन था? हुकुम सिंह। और अंतिम के समय पूछते हैं डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। ठीक है, ये तो है सर्वाधिक काल तक। पहला जो है, पहला राष्ट्रपति शासन जो है ये तो है, सॉरी, न्यूनतम काल तक है, और ये सर्वाधिक काल तक। तो सर्वाधिक समय तक कौन सा रहा है? चौथा राष्ट्रपति शासन। और सबसे कम है पहला राष्ट्रपति शासन। तो ये राजस्थान में अब तक 4 बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो ये भी राज्यपाल की क्या है? स्वविवेकीय शक्ति। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। लिख लिया? लिखो। तब तक मैं इनके कमेंट पढ़ता हूं। एक बोल रहा है सर रीट कब आएगी? रीट आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है, कमिंग सून। ठीक है, लिख लिया क्या? अरे कुछ लोग लिख रहे हैं, अभी मेरे को दिख रहे हैं, लिखने दो उनको आराम से, क्योंकि विद्यार्थी की संतुष्टि हमारा अंतिम ध्येय है। क्या पता कौन सा विद्यार्थी आप में से अंदर ही अंदर नाराज हो जाए कि मेरे को लिखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। सभी को मौका मिलेगा, ठीक है, नाराज नहीं होना है। अभी सुनाई थी ना? पता ही नहीं आपको कब सुनाई थी। अरे अभी थोड़ी देर पहले सुनाई थी। शायरी का मतलब केवल श्रृंगार रस ही नहीं होता है, आप केवल श्रृंगार रस के बारे में जानते हो, ठीक है, खूब सारे रस और भी होते हैं। हाँ अभी सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद में, पहले ये लिख लिया गया। अब देखिए भाई, ये तो हमने राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल पढ़ लिए, राज्यपाल की शक्तियां और कार्यों के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन था, सर्वाधिक समय तक कौन राज्यपाल रहे थे, किन किन की मृत्यु पद पर रहते हुई, कितनी राजस्थान में महिला राज्यपाल हुई है, इनके बारे में थोड़ा सा हम राजस्थान के संबंध में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के संबंध में राज्यपाल, राजस्थान के संबंध में राज्यपाल, पहला पॉइंट, पहला है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। प्रथम राज्यपाल कौन है बताओ? देखे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान के पहले राज्यपाल है, ठीक है। और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ऐसे राज्यपाल है जिनका राज्यपाल के संदर्भ में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। सबसे अधिक समय तक राज्यपाल के पद पर राजस्थान में कौन रहा है? सरदार गुरुमुख। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल भी है। कितने समय तक रही है? तो लगभग ये 6 वर्ष तक रहे। कितने समय तक है? लगभग 6 वर्ष तक। अच्छा, इनसे पहले जो राज्यपाल से पहले राजस्थान में क्या होते थे? राज प्रमुख। तो राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख कौन है? सवाई मानसिंह द्वितीय। ये मैंने आपको लिखा दिया था, हाँ ठीक है।
30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में राज्यपाल नहीं होते थे, राज प्रमुख होते थे। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 1 नवंबर से राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन किया गया। और प्रथम राज्यपाल कौन बने? सरदार गुरुमुखी निहाल सिंह। ये लगभग 6 साल तक 1956 से 1962 तक लगभग 6 साल तक राजस्थान में क्या रहे? राज्यपाल रहे। तो प्रथम राज्यपाल ये हो गए। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल, तो बताइए कि सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे? राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? किसका रहा है? दरबारा सिंह। ठीक है, तो ये लगभग 16 दिन तक ये राज्यपाल रहे थे और पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा राजस्थान में महिला राज्यपाल, तो राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं हैं जो कि राज्यपाल के पद पर रह चुकी है? अब तक 3 महिलाएं राज्यपाल के पद पर रह चुकी है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये राजस्थान की पहली राज्यपाल थी। 2004 से 2007 तक राजस्थान में ये राज्यपाल रही थी और बाद में 2007 में इन्होंने इस्तीफा देकर के और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। ठीक है। दूसरा, श्रीमती प्रभा राव, ये 2009 में राज्यपाल बनी थी और 2010 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और तीसरी बनी थी श्रीमती मार्गरेट अल्वा, 2012 से और 2014 तक राजस्थान में राज्यपाल रही। तो अब तक के राजस्थान में 3 महिलाएं जो है वो राज्यपाल के पद पर रह चुकी है। 3 महिलाएं राज्यपाल के पद पर रह चुकी है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रभा राव और श्रीमती मार्गरेट अल्वा, ये 3 महिलाएं हैं। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजस्थान की वह महिला राज्यपाल जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, श्रीमती प्रभा राव है। 3 महिलाएं राज्यपाल के पद पर रह चुकी है। जबकि राजस्थान में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी है? एकमात्र। कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, एक ही महिला जो है मुख्यमंत्री रही है। एक तो ये ध्यान रखना कि श्रीमती में जो ना ती बड़ा आएगा, मैंने छोटा लिखा है। ठीक है, गलत है ये। श्रीमती में ती जो है बड़ा आएगा, ये ध्यान रखा जाए। ठीक है, क्योंकि जो छोटा होता है श्रीमती, इसका तो मतलब होता है बुद्धि। मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि। लेकिन हम महिला के लिए जिस श्रीमती का प्रयोग करते हैं उसमें बड़ी मात्रा आएगी। ठीक है, बड़ी मात्रा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपकी हिंदी जो है सब्जेक्ट है हाँ, शब्द शुद्धि है ना, इसलिए मैंने सही करवाया है। वरना मेरे नज़र में तो आ गया था कोई और बैच होता, जैसे मान लो कांस्टेबल का है, उसमें हिंदी नहीं है तो मैं उसको शुद्ध नहीं करवाता। लेकिन आपके लिए आवश्यक है, आप गलत नहीं लिखोगे। श्रीमती क्या लिखोगे? बड़ी लिखोगे। लेकिन मेरी आदत पड़ी हुई छोटी लिखने की, छोटी लिखता हूँ मैं। श्रीमती प्रभा राव और श्रीमती मार्गरेट अल्वा और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजस्थान में अब तक 3 महिलाएं राज्यपाल के पद पर। ये लिख लिया आपने? लिखो फिर।
एक ये बोल रहे हैं कि सर हम भी नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि आप हमारा रिप्लाई नहीं करते। तो मैं आपका रिप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपके कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ। उधर जब बोर्ड में पढ़ाता हूँ तब आपके जो कमेंट है मेरे को नहीं दिखते हैं। और वैसे भी कमेंट पढ़ के रिप्लाई करने से मतलब नहीं है, आपको पढ़ना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। एक बोल रहा है कि आपके नोट्स के अलावा और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है क्या? तो इसके बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पढ़ने की कोई मनाही नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन वो किताबें आपको तभी पढ़नी है जब आपको नोट्स पूरे याद हो जाए। ठीक है, यदि आपको नोट्स याद है तब आपको किताब पढ़नी है। कोई सी भी किताब आप पढ़ सकते हो, लेकिन होगा ये कि आपको अपनी ज़िंदगी में नोट्स याद नहीं होंगे। अरे मैं एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ। जो टॉपर्स भी होते हैं, जो टॉप करते हैं, उनको भी ईमानदारी से पूछा जाए, दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपको पूरे नोट्स याद है क्या, तो वो खुद कहेंगे कि मुझे पूरे कभी ज़िंदगी में नोट्स याद नहीं हुए। ठीक है, जो एसडीएम बनता है, प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, फर्स्ट रैंकर होता है, उसको भी अपने पूरे नोट्स याद है। तो जिस दिन आपको नोट्स पूरे याद हो जाए कि मेरे को तो नोट्स याद है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम ही टाइम है, तब आपको खूब सारी किताबें पढ़नी चाहिए। हैं क्या? अरे मेरे को कहाँ याद है, ये इतने याद है। इतना लोड मत लिया करो, मेरे को इतना ही, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही याद होता है। हाँ, तो मैं बाकी समय में किताबें नहीं पढ़ता, फिर मैं साहित्य पढ़ता हूँ, कहानियाँ पढ़ता हूँ। ठीक है, मेरी रुचि अलग है, तो मेरी रुचि में आप रुचि मत लो, आप इसमें ध्यान दो। लिखो, राजस्थान के वे राज्यपाल, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए, और मेरे से आज वैसे ही मुश्किल से बोला जा रहा है, ठीक है, तो मैं ये इतना अगर पढ़ाने वाला ही बोल दूं तो ये बहुत बड़ी बात है। वे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो ऐसे राजस्थान में कितने राज्यपाल हुए हैं? राजस्थान में ऐसे 4 राज्यपाल हुए जिनकी पद पर रहते हुए। कौन कौन से? दरबारा सिंह, 1998 में इनकी क्या हो गई थी? डेथ। दूसरे हैं निर्मल चंद जैन, ये तो सबको याद है आप लोगों को, बहुत इंटेलिजेंट हो, 2003। तीसरे हैं एसके सिंह या शैलेंद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, 2009 में इनकी डेथ हो गई थी। और चौथी महिला राज्यपाल प्रतिभा प्रभा राव। अरे प्रभा राव ही लिख रहा था, प्रभा राव, 2010। तो ये 4 राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। दरबारा सिंह, एक में और ध्यान रखना है कि इनका कार्यकाल राजस्थान में राज्यपाल के लिए सबसे कम कार्यकाल रहा है। इसके अलावा राज्यपाल में और क्या लिखा हूं? हैं? क्या त्याग पत्र? हाँ, किन किन राज्यपाल ने त्याग पत्र दिया था वो भी लिखाऊं क्या? तो राजस्थान में 2 राज्यपाल ऐसे हुए हैं, एक तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 में उन्होंने त्याग पत्र दिया। एक और थे आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री थे पहले, मदन लाल खुराना, सुराना नहीं, खुराना। ठीक है, मदन लाल खुराना को यहाँ राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था, पहले वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। तो राज्यपाल का जो पद है, कोई भी व्यक्ति जो है, जो कि पॉलिटिशियन है, जो कि राजनीति में मुख्यमंत्री या अन्य पद पर मंत्री है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसको राज्यपाल बनाया जाए। और जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है वो कमरे में जाकर अकेला तकिया मुंह पे लगा के रोता है कि मेरे को राज्यपाल बना दिया। और सच्चाई यही है, क्योंकि राज्यपाल के पास वास्तव में शक्तियाँ होती नहीं है, शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो मदन लाल खुराना भी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उनको क्या बना दिया? राज्यपाल। उनका यहाँ मन नहीं लगा,
क्योंकि जो व्यक्ति सीएम रह चुका है, जिसने पूरे राज्य की पंचायती की है, उसको अगर आपने राजभवन में बिठा दिया तो उसका मन कैसे लगेगा? ठीक है, उसका मन करता है पंचायती करने का। तो मदन लाल खुराना ने फाइनली अपने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया, इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देकर वापस कहाँ चले गए कि मैं दिल्ली में जाकर के भले ही पार्षद बन जाऊंगा लेकिन राज्यपाल नहीं बनूंगा। ये तो बाद में जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी उस समय मुख्यमंत्री थे, सॉरी मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री थे। अरे आज तबीयत खराब वाले से निकल रहा है, मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री निकल रहा है। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी ने कहा कि राज्यपाल बनाया जा रहा है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है आपके लिए, वरना हम आपको पार्षद भी नहीं बनने देंगे। क्या नहीं बनने देंगे? पार्षद भी नहीं बनने देंगे। तो इससे अच्छा है कि राज्यपाल पद का भोग किया जाए। तो वापस फिर राज्यपाल बन गए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था एक बार। बात समझ में आ रही है? तो राजस्थान के 2 राज्यपाल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनको लड़ना था चुनाव, इसलिए 2007 में इस्तीफा दिया। और मदन लाल खुराना ने जो है वो सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने के लिए, एक्टिव जो पॉलिटिशियन होती है, पॉलिटिक्स होती है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये लिखाने की आवश्यकता थोड़ी है, लिखाऊं क्या? सारा ही लिखा दूँ सब कुछ ही? हाँ। इसके अलावा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान के एक राज्यपाल ऐसे हुए हैं, क्योंकि उनका सवाल ही पूछा जाता है, रघुकुल तिलक, जो कि आरपीएससी के राजस्थान में मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, तो रघुकुल तिलक के बारे में आप लिख लीजिए। रघुकुल तिलक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? रघुकुल तिलक के बारे में ध्यान रखना है कि ये आरपीएससी के भी मेंबर रह चुके हैं। तो सवाल पूछा गया था कि राजस्थान के वो कौन से राज्यपाल है जो कि आरपीएससी मेंबर भी रह चुके हैं? रघुकुल तिलक। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 1975 के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रपति शासन 356, उसके तहत तो हमने देख लिए सारे राज्यपाल। ठीक है, राजस्थान में कब कब कौन राज्यपाल था वो देख लिया हमने। लेकिन एग्जाम में सवाल पूछा गया कि जब राजस्थान के भारत के अंदर 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रीय आपात लगा था, उस समय राजस्थान का राज्यपाल, हालांकि पूछा था मुख्यमंत्री का था, किसका पूछा था? मुख्यमंत्री का पूछा था कि उस समय मुख्यमंत्री कौन था, 1975 की आपातकाल के समय मुख्यमंत्री कौन था। लेकिन आपको मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल भी याद करना है। तो सरदार जोगिंदर सिंह कौन थे? सरदार जोगिंदर सिंह राष्ट्रीय आपात के समय, राष्ट्रीय आपात कौन सी बात हो रही है यहाँ पर? 1975 वाली नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि बाकी इमरजेंसी कोई याद नहीं करता, सबको पता है कि युद्ध हुए थे, लेकिन इस इमरजेंसी को सब याद करते हैं। 1975 राष्ट्रीय आपात के समय राजस्थान के राज्यपाल थे। राजस्थान के क्या थे? सरदार जोगिंदर सिंह राष्ट्रीय आपात 1975 के समय राजस्थान के राज्यपाल थे। ठीक है, तो इतना बहुत है क्या राज्यपाल के बारे में? इतने आंकड़े बहुत है। बाकी आपको नोट्स मिले हुए हैं क्या? राज्यपाल की सूची, मुख्यमंत्री की सूची सबके पास है क्या? किन के पास नहीं है? क्या करेक्शन करना पड़ेगा? वो नहीं, केवल आपको राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की सूची। ठीक है, अच्छा, वर्तमान राज्यपाल कौन है राजस्थान का? वर्तमान राज्यपाल सबको पता है क्या? वर्तमान राज्यपाल कौन है? हाँ, कलराज मिश्र। इससे पहले कौन थे? ये कौन से राज्यपाल है? 42वें। कौन से हैं? राजस्थान के 42वें। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, जो पहले हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल थे और हिमाचल प्रदेश से इनको राजस्थान में
लाया गया था। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि राजस्थान में बहुत कम राज्यपाल ऐसे हुए हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है, राजस्थान में केवल 3 राज्यपाल ऐसे हुए हैं जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है। वे 3 कौन कौन से हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहनलाल सुखाड़िया और तीसरे कल्याण सिंह। कौन थे? अरे सॉरी सर, वो गुरमुख निहाल सिंह। पहला कौन था? हाँ, गलती बहुत जल्दी पकड़ लेते हो आप। लिखो लेके। राजस्थान के वे राज्यपाल जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, वे कौन कौन थे? नंबर 1, अगर राज प्रमुख भी इसमें इंक्लूड किया जाए तो राज प्रमुख के रूप में कौन थे? सवाई मानसिंह द्वितीय। उन्होंने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, 5 साल से अधिक रहे थे वो। लेकिन अगर राज्यपाल की बात की जाए तो पहले राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। इन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। फिर आपके दूसरे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, और इसके अलावा आपके कल्याण सिंह, जिनकी डेथ हो गई है। पहले ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के भी राज्यपाल कलराज मिश्र से पहले कल्याण सिंह ही थे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 1992 में, जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी, गिराई गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह ही थे। तो ये 3 राज्यपाल ऐसे हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल, 5 साल का जो ट्रेन्योर है वो कंप्लीट किया था। 42 राज्यपाल बन गए राजस्थान में, 42 में से केवल 3 ने ही अपना कार्यकाल है। इसका मतलब है कि कार्यकाल की समाप्ति से पहले ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, या फिर जो भारत का राष्ट्रपति है इनका ट्रांसफ़र कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र। एक राज्य से दूसरे राज्य में इनका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये आपके राज्यपाल है। त्यागपत्र जिन्होंने दिए वो लिखाऊं क्या कि त्यागपत्र दिए? एक तो दिया था आपके प्रतिभा पाटिल, और दूसरे है मदनलाल खुराना। मदनलाल पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे? दिल्ली के। मदनलाल खुराना जो राज्यपाल पद से त्यागपत्र देके और वापस जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में, सक्रिय राजनीति में वापस चले गए थे। तो यह आपका जो राज्यपाल है, राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, वो यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको लिखा दिए। बहुत है क्या, या किसी को लग रहा है कि कम है? तो वो बताया जाए। मेरे को पता नहीं चलता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग तो चाहते हैं कि सारा ही लिखा दो, जितना भी दुनिया में किताबें में जो जो लिखा है सब छपवा दो। हमें नोट्स भरने हैं। क्या भरने हैं? बाद में पढ़ना थोड़ी है, उनको ले जाके रखना है। तो कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है, कम खाना है लेकिन अच्छा खाना है, ये ध्यान रखा जाए। क्योंकि कोचिंग का मतलब ये होता है, कोचिंग का मतलब ये थोड़ी है कि आपको किताबें छपवा दें। यहाँ पे किताबें छपवानी होती तो ज्ञान तो किताबों में भी है, किताबों में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ लेते। कोचिंग का मतलब यह है क्या पढ़ाया जाए, इससे अच्छा आपको यह बताना कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ने से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है, यह आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन स्मार्ट तरीके से जितना एग्ज़ाम के लिए चाहिए होता है उतना ही पढ़ना है, अधिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब फालतू बातें होती है कि अपना दिमाग जो होता है वो असीमित क्षमताओं का भंडार होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, दिमाग में भी लिमिटेड बातें आती है। बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो बाकी चीज़ें फिर कहाँ डालोगे? वैसे भी आपके दिमाग में बहुत कुछ पहले से स्टोरेज है, तो पढ़ाई के लिए जगह है ही नहीं वैसे तो, लेकिन आपको जगह करनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी जो जगह हैं साइड में ऐसे सरका करके, और पढ़ाई के लिए भी जगह बनानी पड़ेगी। पहले वाला फॉर्मेट कर दो। अगर ऐसा होता फॉर्मेट का सिस्टम दिमाग के अंदर भी, तो फिर बहुत अच्छा होता। लिख लिया क्या ये? किसने नहीं लिखा? हाथ खड़े करो देखे। एक, बहुत बढ़िया।
कुछ लोग तो ऐसे बैठे रहते हैं कि तू ही लिख दे इसमें, ये बोर्ड पे क्यों लिख रहा है, सीधा कॉपी में लिख दे। ये पीछे वाला तो लिख लिया ना, ये तो नहीं रहा बाकी किसी के। चलो अब देखो, अब अपने जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के संबंध में हमने जो आर्टिकल थे वो तो पढ़ लिए, 163, 164, 166 और 167, ये 4 आर्टिकल ही है। उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? 164, 164। 164 के तहत राष्ट्रपति विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो उससे संबंधित आर्टिकल हमने पढ़ लिए थे। अब उसको राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं, क्योंकि आर्टिकल हम पहले पढ़ चुके हैं। और मुख्यमंत्री की जो शक्तियाँ होती है वे सभी शक्तियाँ वही होती है जो कि राज्यपाल की होती है। तो हेडिंग लगाएंगे मुख्यमंत्री। लो 2-3 पॉइंट लिखा देता हूँ पहले मैं आपको। मुख्यमंत्री 2-3 पॉइंट लिख लो। तो यह है राज्य का, ये राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। जबकि नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। यह वास्तविक प्रमुख होता है। और यह सरकार का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है। जबकि राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जबकि सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यह है विधानसभा का नेता होता है, विधानसभा का नेता होता है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं पहले, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। कौन से आर्टिकल में? ये आर्टिकल 164, 164 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 5 साल, लेकिन उससे पहले भी उसको पद से हटाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री तब तक मुख्यमंत्री के पद पर रहता है जब तक कि उसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं कि विधानसभा में उसको विश्वास प्राप्त होता है। तो मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है, अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे विधानसभा में विश्वास मत हासिल होता है। विश्वास मत का मतलब होता है बहुमत। विश्वास मत का मतलब क्या होता है? विश्वास मत हासिल होता है या विश्वास मत प्राप्त होता है। विश्वास मत प्राप्त होता है। तो मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव होती है उसका जो रियल लीडर होता है वो कौन होता है? रियल चीफ होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। और ये सरकार का भी क्या होता है? सरकार का मुखिया होता है। ये विधानसभा का नेता होता है। और विधानसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। मुख्यमंत्री क्या करता है? नियुक्त करता है। और ये कब तक अपने पद पर रहेगा? जब तक कि इसको विधानसभा में बहुमत या विश्वास मत हासिल होगा।
तो इसके संबंध में आर्टिकल वापस नहीं पढ़ने हैं। 163 में इसका जिक्र किया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा। 164 में कहा गया है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। और 166 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा या वितरण करेगा। और 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है राज्यपाल को सूचना देना, इन्फॉर्मेशन देना। तो यह हम इससे संबंधित आर्टिकल पढ़ चुके हैं। इसके संबंध में 4 ही आर्टिकल है, 163, 64, 66 और 67, वो पढ़ चुके हैं। अब हम राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से मुख्यमंत्री हुए हैं। तो यदि आपने ये लिख लिया है तो आगे लिखें। हाँ जो नहीं लिख पाता है वो हाथ खड़े कर दिया करो ऐसे कि मैंने नहीं लिखा है। और कम से कम 10-15 लोग ऐसे होने चाहिए जिन्होंने नहीं लिखा है। ऐसा नहीं पूरी क्लास ने तो लिख लिया है और एक अकेला ही है कि मैंने नहीं लिखा है। तो अकेले के लिए यहाँ पर टाइम खराब नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि आप दुनिया से पिछड़ रहे हो। समाज की मुख्य धारा से बाहर हो, आपको समाज की मुख्य धारा में आने की आवश्यकता है। और वैसे ज़रा टाइम जो लड़कियों को लगता है, क्योंकि इनको 4-5 पेन जो यूज़ करने होते हैं। ऐसा नहीं है क्या? चलो राजस्थान के संदर्भ में मुख्यमंत्री लिखो। राजस्थान के संदर्भ में मुख्यमंत्री, राजस्थान के संदर्भ में मुख्यमंत्री। अब राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को राजस्थान का निर्माण हुआ। और लेकिन राजस्थान में विधानसभा के जो चुनाव हुए पहले, वो हुए थे वर्ष 1952 में। कब हुए थे? वर्ष 1952 में। तो 1949 से लेकर के 1952 तक राजस्थान में जो मुख्यमंत्री है वो मनोनीत किए गए थे। क्या किए गए थे? मनोनीत किए गए थे। क्योंकि निर्वाचन या चुनाव तो कब हुआ? चुनाव तो 1952 में हुआ। तो 1952 के बाद में मुख्यमंत्री चुनना जो है वो प्रारंभ हुए थे, या उनका चुनाव प्रारंभ हुआ था। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि राजस्थान में मार्च 1949 से लेकर और प्रथम आम चुनाव अप्रैल 1952 तक 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए। 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है। तो कब से कब तक? 1949 से, मार्च 1949 से लगा करके, और जब तक प्रथम आम चुनाव नहीं हो गए थे। किसके? विधानसभा के प्रथम आम चुनाव नहीं हो गए थे, तब तक राजस्थान में मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और कितने बनाए गए थे? 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ये 3 मनोनीत मुख्यमंत्री कौन कौन थे? तो पहला जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बना था उसका नाम क्या था? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? कहाँ से थे ये जोबनेर जयपुर से थे। ठीक है। पहले ये जयपुर के मुख्यमंत्री थे और बाद में इनको राजस्थान के मुख्यमंत्री बना दिया गया था। 30 मार्च 1949 को ये राजस्थान के क्या बन गए? मुख्यमंत्री। तो ये राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी है और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी है, निर्वाचित नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसको राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, या हम इसी को कह सकते हैं कि ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। प्रथम मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे और प्रथम मनोनीत भी थे। दूसरा है CS वेंकटाचारी। कौन है? CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी तमिलनाडु के थे और राजस्थान में प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रहे थे।
एक प्रकार से यह जो है उस समय के आईसीएस अधिकारी थे। क्या थे? आईसीएस अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी थे। जैसे वर्तमान में जिसको हम क्या बोलते हैं, आईएएस बोलते हैं, उसको पहले आईसीएस बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। आज उसको हम बोलते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। तो आईसीएस अधिकारी थे सीएस वेंकटाचारी। इनको केंद्र ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। तो इनको केंद्र के द्वारा नियुक्त किया गया था। पहले हीरालाल शास्त्री, दूसरे कौन थे? सीएस वेंकटाचारी। और तीसरे जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? जयनारायण व्यास। ये कहाँ के थे? ये जोधपुर के थे, जयनारायण व्यास। तो राजस्थान में 3 जो है वो मनोनीत मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। तीनों मनोनीत है। राजस्थान के पहले मनोनीत कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। केंद्र द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री कौन है? आगे लिख लेना, केंद्र द्वारा नियुक्त। और राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो कि आईसीएस अधिकारी थे वो कौन है? सीएस वेंकटाचारी। और तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, जिनको कहते हैं मारवाड़ का गांधी। क्या कहते हैं? मारवाड़ का गांधी बोलते हैं जयनारायण व्यास को। हाँ, अशोक गहलोत को भी बोलते हैं। अशोक गहलोत जब खुद मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक एग्जाम में सवाल ही डलवा दिया इसका कि निम्नलिखित में से मारवाड़ का गांधी किसको कहा जाता है। तो उसमें ऑप्शन ऐसे डाले, अशोक गहलोत और आपके भगत सिंह डाल दिया, सुभाष चंद्र बोस, इस प्रकार के ऑप्शन डाले कि बच्चे जो है वो किसको करके आएंगे। तो वहाँ से फिर वो परंपरा चल गई कि मारवाड़ के गांधी कौन है। हाँ, तो जिसकी सत्ता होती है वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ये लिख लिया गया। ये तो है राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री जिनको जो है नॉमिनेट किया गया था। अब 1952 के अंदर, वर्ष 1952 के अंदर प्रथम आम चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए थे और पहली विधानसभा गठित की गई। अब विधानसभा के चुनाव होने के बाद क्या होगा? जिस दल को बहुमत मिलेगा उस दल के नेता को बाद में राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। उस समय राज्यपाल था नहीं, तो राज्य प्रमुख ने मुख्यमंत्री को नियुक्त किया था। अब जब प्रथम आम चुनाव हुए तो प्रथम आम चुनाव के बाद में बात यह आई कि 160 सीटें थी। हम विधानसभा जब पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। 160 सीटों में से 82 सीटों के ऊपर कांग्रेस जीत करके आई। कौन जीत के आई? जैसे अभी राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, लेकिन फर्स्ट जो इलेक्शन थे, प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में, उस समय राजस्थान में 160 विधानसभा की सीटें थी। उसमें से 82 सीटों पर कांग्रेस जीत के आई थी, यानी लगभग बहुमत से ऊपर। क्योंकि 160 में से बहुमत का आंकड़ा कितना होता है? 81 होता है। कितना होता है? उसको मिले 82। अब उन 82 सीटों को, या जो 82 जो विधायक है उनको तय करना था आपस में कि हमारा नेता कौन होगा। उसी को जो राज्य प्रमुख है उस समय के, वो मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। आपको ये ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में एक बार सवाल पूछा गया था कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम चुनाव किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ था, या किस मुख्यमंत्री के रहते हुए राजस्थान में प्रथम आम चुनाव हुए थे? जयनारायण। क्योंकि तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? जयनारायण व्यास जो है उस समय सीएम थे और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही प्रथम आम चुनाव हुए थे। और राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार कौन है? जयनारायण व्यास। तो यह आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस में उस समय बहुत बड़े बड़े नेता थे। जैसे आपके अरे अशोक गहलोत उस समय नहीं थे। एक तो ये आपके जयनारायण व्यास है, इसके अलावा हीरालाल शास्त्री है, इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा है। तो जिन नेताओं के बारे में आपने प्रजामंडल आंदोलन में, किसान आंदोलन में पढ़ा है, जो कि जनता के नेता रहे हैं, भाई प्रजामंडल आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी रही है? जयनारायण व्यास की। जोधपुर के अंदर, उदयपुर में आपके माणिक्यलाल वर्मा, जिन्होंने जो कि पंचड़ा गीत गाते थे। और जयपुर के अंदर कौन थे? इसके अलावा भोगीलाल पांड्या है, ठीक है, गोकुलाल असावा है, खूब बड़े बड़े लीडर थे।
तो ये सभी जो है वो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे और सभी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा भी था, पता होना चाहिए आपको। तो जो नेता पहले जनता के नेता थे, आंदोलनों के अंदर जनता जिनके पीछे पागल हुआ करती थी, आप सबको ये जान करके आश्चर्य होगा कि ये तमाम नेता राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव में हार गए थे। ठीक है, हाँ, जितेंद्र व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, सब के सब, जैसे अभी हुआ था कि राजेंद्र राठौड़ जो है बीजेपी से सीएम पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन खुद ही चुनाव हार गए। ठीक है, तो वैसे ही जो उस समय प्रमुख जो नेता थे जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, वो चुनाव हार गए। और जितेंद्र व्यास तो 2 जगह से हारे। ठीक है, और 2 जगह से केवल हारे नहीं, दोनों जगह से जितेंद्र व्यास की जमानत जब्त हुई थी। जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है? जमानत जब्त होने का मतलब होता है कि कुल जितने वोट है उसका 1/6 से भी कम वोट मिलना, यानी 17% से भी कम वोट मिलना। तो जितेंद्र व्यास की 2 जगह से जमानतें। आपको पता होना चाहिए कि जितेंद्र व्यास जोधपुर के, और जोधपुर में उस समय राजा थे हणवंत सिंह। क्या नाम था? हणवंत सिंह जो है जोधपुर से चुनाव लड़ रहे थे, और जितेंद्र व्यास ने उनके सामने चुनाव के लिए आवेदन किया। हणवंत सिंह ने एक पार्टी बनाई थी, राम राज्य परिषद नाम से पार्टी बनाई थी, और राम राज्य परिषद से 24 उम्मीदवारों को जो है टिकट दी थी, केवल आपके पश्चिमी राजस्थान में। इधर आपके जोधपुर है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर मारवाड़ का प्रभाव था या हणवंत सिंह का प्रभाव था। तो राम राज्य परिषद के 24 उम्मीदवारों को हणवंत सिंह ने एक नई पार्टी के द्वारा चुनावी मैदान में उतारा था। कहाँ से थे ये? और ये खुद चुनाव लड़े जोधपुर से, और इनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी कौन थे? जितेंद्र व्यास। तो जितेंद्र व्यास हणवंत सिंह के पास गए थे और हणवंत सिंह को जाकर कहा कि हणवंत सिंह जी कहीं और से चुनाव लड़ लो। क्यों? कि आप वो यहाँ के राजा, ठीक है, और मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने आप चुनाव हारो, क्योंकि यदि राजा चुनाव हार गया तो बेइज्जती हो जाएगी, नहीं होगी क्या, कि राजा जो चुनाव हार गया। तो ये कॉन्फिडेंस है जितेंद्र व्यास को। तो हणवंत सिंह का वो शानदार रिप्लाई है। हणवंत सिंह ने कहा कि जितेंद्र व्यास जी, एक तो ये अपने दिमाग में जो गलत फहमी है इसको बाहर निकालो, और ये तो स्वयं मैं महाराजा धीराज, ठीक है, श्री श्री 1008 हणवंत सिंह, कि मैं हणवंत सिंह खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। यदि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूं और जो पत्थर होता है, पत्थर, उसको खड़ा कर दूं अपनी जगह और जनता को कहूं कि इसको वोट देना है, तो वो पत्थर चुनाव जीत जाएगा, आप चुनाव नहीं जीतोगे। जितेंद्र व्यास को 15-20 दिन बाद में समझ में आ गया कि हवा की जो लहर है वो किस ओर है। तो बाद में 15-20 दिन बाद में जितेंद्र व्यास चले गए आपके जालौर। कहाँ चले गए? और जालौर से एक और सीट से जो है नॉमिनेशन फाइल किया, यहाँ से, और उन्होंने चुनाव का जो उम्मीदवारी है पर्चा भरा। तो 2 सीट से चुनाव लड़े, जोधपुर से भी, और जब चुनाव का परिणाम आया दोनों सीटों से जितेंद्र व्यास की जमानत जब्त हुई है। एक्टिंग सीएम थे उस समय, जो है खुद सीएम थे, और इनके मुख्यमंत्री काल में ही चुनाव हो रहा था, उसके बावजूद ये जो है चुनाव हार गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम राज्य परिषद जो हणवंत सिंह की पार्टी थी उसने 24 कैंडिडेट उतारे, सब जीत गए। तो प्रथम विधानसभा चुनाव का सवाल है कि प्रथम विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के बाद में वो कौन सी सबसे बड़ी पार्टी है जिसने सर्वाधिक सीटें प्राप्त की? वो राम राज्य परिषद है। 24 सीटों पे उम्मीदवार उतारे, सबके सब जीत गए थे। ठीक है, ये तो चुनाव परिणाम आया था उसके एक दिन पहले ही हणवंत सिंह की डेथ हो गई हवाई दुर्घटना के अंदर। ठीक है, वरना क्या पता मुलाकात जितेंद्र व्यास से इनकी भी होती। अब जितेंद्र व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, ये सब लोग जो चुनाव हार गए, तो मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए? सवाल ये है, क्योंकि अगर जितेंद्र व्यास चुनाव जीतते तब तो मुख्यमंत्री वही बनते, लेकिन अब वो चुनाव हार गए, तो अब मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए? तो जितेंद्र व्यास ने कहा कि अगर मैं नहीं बनूं तो कम से कम ऐसा व्यक्ति बने जो मेरी बात माने, जो कि मेरा मोहरा हो। तो टीकाराम पालीवाल एक व्यक्ति थे, उन टीकाराम पालीवाल को जितेंद्र व्यास के अनुशंसा के ऊपर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो हम लिखेंगे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? टीकाराम पालीवाल को। ध्यान रखना है कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है,
और प्रथम मनोनीत कौन है? हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत है। पहले मुख्यमंत्री कौन है और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री है। टीकाराम पालीवाल है। कौन है? टीकाराम पालीवाल है। अब टीकाराम पालीवाल लगभग 6 महीने मुख्यमंत्री रहे थे। कितने महीने रहे? 6 महीने मुख्यमंत्री रहे। और जयनारायण व्यास ने कहा कि टीकाराम जी 6 महीने तक आपने मुख्यमंत्री पद का भोग कर लिया और आपको तो पता ही है कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनने वाला था, लेकिन मेरे आशीर्वाद से आपको बनाया गया है। अब बहुत हो गया, अब मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। तो मुख्यमंत्री कैसे बने? मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको किसी सीट से जो है विधायक बनना पड़ेगा। तो किशनगढ़ सीट है आपके अजमेर में किशनगढ़ सीट से उस समय थे चांदमल सुराणा या चांदमल मेहता, ऐसे कुछ व्यक्ति थे। चांदमल सुराणा ही थे, हाँ। चांदमल सुराणा जो है वो किशनगढ़ से विधायक थे, उनकी सीट खाली करवाई गई और वहाँ से फिर वो जयनारायण व्यास चुनाव लड़े, वहाँ से चुनाव जीते और राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो टीकाराम पालीवाल जो है ये नाराज़ हो गए कि भाई साहब ये कोई मतलब थोड़ी है, अभी 6 महीने पहले बनाया मुख्यमंत्री और 6 महीने बाद ही आप कह रहे हो कि आपको पद से हटना पड़ेगा, ये कोई मतलब थोड़ी होता है। तो इनको भी राजी करने के लिए इनको जयनारायण व्यास ने अपनी सरकार में डेप्यूटी सीएम बनाया, उप मुख्यमंत्री। तो सवाल है ये कि राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? एक सवाल और है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो कि बाद में उप मुख्यमंत्री बने, टीकाराम पालीवाल। बाकी सभी का होता है प्रमोशन। क्या होता है? प्रमोशन। टीकाराम पालीवाल का क्या हुआ? डेमोशन हुआ। तो ये अपने आप में बेइज्जती है। क्या है? इंसल्ट है कि आप पहले सीएम थे और सीएम से आपको क्या बना दिया? डेप्यूटी सीएम बना दिया। हाँ, डेमोशन हुआ है ना, डेमोशन हुआ है। तो आप देखिए अभी जो 16 विधानसभा थी उसमें ये था कि अगर बीजेपी जीतेगी तो सीएम कौन बनेगी? वसुंधरा बनेगी। और जैसे ही न्यूज़ आई कि वसुंधरा सीएम है, नहीं बनेगी, तो अब सवाल ये आया कि सीएम अगर वसुंधरा नहीं है तो वसुंधरा को कौन सा पद दिया जाए। तो मीडिया में कई इस प्रकार के कयास चल रहे थे कि इनको गृह मंत्री बना देंगे, इनको डेप्यूटी सीएम बना देंगे, वित्त मंत्रालय दे देंगे, रक्षा मंत्रालय दे देंगे। सॉरी, रक्षा मंत्रालय तो क्या देंगे, तो अरे वो तो सेंटर में होता है ना। तो बाकी जो मीडिया वाले जो कयास लगा रहे थे, और उस समय जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी है जानते हैं, तो उनका जैसे मेरा स्टेटमेंट था उस समय भी, आप लोग नहीं मानोगे, हालांकि मैंने कहा था कि वसुंधरा राजे जो है वो कोई पद ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि जो सीएम रह चुकी है, अब यदि वो सरकार में मंत्री बनती है या डेप्यूटी सीएम बनती है, ये अपने आप में बेइज्जती है। तो ये बेइज्जती टीकाराम पालीवाल तो सहन कर गए, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि अपने आप में महारानी है, नहीं है क्या? ग्वालियर राजघराने की राजकुमारी और भरतपुर राजघराने में बहू बनी, वो महिला जिसने मोदी और अमित शाह को भी आंखें दिखाई, वो आपको लगता है कि किसी मुख्यमंत्री के नीचे अधीन कार्य करेगी? तो उसने कोई पद नहीं लिया बाद में, हालांकि उसको देने का प्रयास किया गया होगा। तो वसुंधरा राजे अभी किसी पद पर है? उसने कहा बनूंगी तो सीएम बनूंगी, वरना आपने विधायक ही ठीक है। तो राजस्थान के बस ये लास्ट लाइन लिख लो ना, राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? जयनारायण व्यास। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जयनारायण व्यास पहले मनोनीत भी रह चुके हैं ना। इसका मतलब राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि मनोनीत भी रहे और प्लस निर्वाचित भी रहे। तो आपसे पूछा जाए कि वे मुख्यमंत्री जो कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों हुए, वो कौन है? ठीक है, आगे पढ़ेंगे कल।